अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 77, जहाँ सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर, जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी यूनियॉक को रिम दिखती है, जो उसके घर के बाहर खड़ी हुई होती है और यूनियॉक का वेट कर रही होती है। जैसे ही रिम की नजर यूनियॉक पर जाती है, रिम स्माइल करते हुए बोलती है, ओह यूनियॉक। यूनियॉक रिम को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और अपने घर की तरफ देखने लगता है कि कोई देख तो नहीं रहा, और तभी यूनियॉक रिम का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, मेरे साथ आओ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनियॉक और रिम स्टारबक्स में होते हैं और यूनियॉक कुछ पीने के लिए ले रहा होता है। तभी रिम स्माइल करते हुए यूनियॉक से बोलती है मैं हॉट चॉकलेट लूंगी। एंड देन सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर, जो ऑर्डर दे रहा होता है, एक हॉट चॉकलेट और एक आइस अमेरिकानो दे दीजिए। वो एम्प्लॉय यूनियॉक का ऑर्डर देते हुए बोलता है, ये लीजिए सर, आपकी हॉट चॉकलेट और आइस अमेरिकानो। यूनियॉक ट्रे उठा रहा होता है कि तभी यूनियॉक के फोन में कुछ मैसेजेस आने लगते हैं। एंड देन यूनियॉक मैसेज चेक करने के लिए अपना जॉलीपॉप खोलने लगता है और उसे पता चलता है कि ये मैसेजेस सोई के हैं। मैसेजेस में लिखा होता है, क्या तुम घर पहुंच गए। यूनियॉक सोई का मैसेज देखकर खुश हो जाता है और टाइपिंग करने लगता है, हे अभी नहीं। सोई रिप्लाई करती है, क्या अभी तक नहीं पहुँचे, क्यों कुछ हुआ है क्या। यूनियॉक थोड़ा हेजिटेट होकर रिप्लाई करता है, नहीं सब ठीक है, चिंता मत करो। तभी यूनियॉक रिम की तरफ देखता है और थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन सोई का मैसेज आते ही यूनियॉक के फेस पर दोबारा से स्माइल आ जाती है और यूनियॉक खुश होकर मैसेजेस को पढ़ने लगता है, ठीक है, पर अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल करोगे, ओके। यूनियॉक रिप्लाई करता है, तुम पर भरोसा किया जा सकता है, मुझे पता नहीं था सोई। ऑलराइट, अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगा, ओके। इसके बाद हमें रिम को दिखाया जाता है, जो बोर होकर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर यूनियॉक आता है। यूनियॉक को देखकर रिम बोलती है, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। रिम की बात सुनकर यूनियॉक कोई रिएक्ट नहीं करता, पर दूसरी सीट पर अपना बैग रख देता है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में यूनियॉक रिम को मना कर देता है। ये देखकर रिम शॉक हो जाती है और बोलती है, ये तो काफी रूड था। तभी यूनियॉक रिम को देखते हुए बोलता है, रिम मुझे अच्छा लगेगा अगर हम आज के बाद इस तरह से दोबारा फिर कभी न मिले। यूनियॉक की बात सुनकर रिम टोटली शॉक हो जाती है और एक बहुत ही मैनिपुलेटिव टोन में बोलती है, वाओ, ये सुनकर बहुत बुरा लगा। यूनियॉक, मेरे होठ सूजे हुए हैं, मुझे चोट लगी है और तुम मुझसे ये कह रहे हो। यूनियॉक, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो ये जानने के लिए कि ये किसने किया और क्यों, या फिर मुझे दर्द हो रहा है या फिर नहीं। हाँ, क्या सच में तुम्हें मेरी अब कोई परवाह नहीं है। यूनियॉक बोलता है, क्या मुझे करनी चाहिए। यूनियॉक की बात सुनकर रिम काफी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर रिम एकदम साइको की तरह बोलती है, हाँ तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम भूल गए क्या, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरा ध्यान रखोगे। रिम आगे बोलती है, यूनियॉक, क्या अब तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। हाँ। इसके बाद हमें यूनियॉक के कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं। जब यूनियॉक एक छोटा बच्चा था, यूनियॉक के डैड किसी लेडी पर चिल्ला रहे होते हैं और यूनियॉक को एक बुक के बीच में एक फोटो मिलती है। एंड देन कुछ सालों बाद यूनियॉक पहली बार रिम से मिलता है एक पियानो कॉन्टेस्ट के दौरान, जिसमें यूनियॉक जीत जाता है, लेकिन रिम को लगता है कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट थी। एंड यहाँ पर यूनियॉक को पता चलता है कि वो फोटो वाली लड़की रिम थी और यूनियॉक को लगता है कि रिम यूनियॉक की हाफ सिस्टर है और जिस औरत पर यूनियॉक के डैड चिल्ला रहे होते हैं वो लेडी और कोई नहीं बल्कि रिम की मॉम होती हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां एक दिन यूनियॉक रिम की मॉम के मेमोरियल पर जाता है और उनसे बोलता है, मैं रिम का हमेशा ध्यान रखूंगा अपने डैड की जगह। और यूनियॉक की बात को रिम चुपके से सुन लेती है। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ यूनियॉक रिम से बोल रहा होता है, चलो अब चलते हैं रिम, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। रिम बोलती है, अभी नहीं, मुझे अपनी हॉट चॉकलेट पी लेने दो, फिर चलते हैं। वैसे तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिम और मीनू आपस में बातें कर रहे होते हैं। रिम, मैं किसी और स्कूल में जा रहा हूँ ट्रांसफर होकर। रिम बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या। मीनू आगे बोलता है,
रिम, वैसे तुम्हें यही लगता है ना कि अगर तुम यूनियॉर्क के पीछे पीछे ऐसे ही घूमती रहोगी तो वो तुम्हें पसंद करने लगेगा, है ना? पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों ही कचरा हैं रिम, और तुम जैसे कचरे को कौन ही अपने पास रखना चाहेगा? हाँ, हे रिम, क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लग रहा? क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? रिम इरिटेट होकर बोलती है। ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। सॉरी मीनू। रिम का एटीट्यूड देखकर मीनू बोलता है, हाँ, साइको कहीं की। रिम आगे बोलती है, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? अब क्या चाहते हो? मैं क्या करूँ बोलो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ बोलो। मीनू रिम की बात सुनकर इरिटेट हो जाता है और गुस्से में बोलता है, क्या? रिम बोलती है, बस मारो और खत्म करो, मैं सबसे थक चुकी हूँ। मीनू बोलता है, ठीक है रिम, जैसा तुम कहो। और मीनू रिम को मारने के लिए हाथ उठा लेता है, लेकिन मीनू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। बट एट द लास्ट मीनू रिम को नहीं मारता और मीनू पॉज हो जाता है। ये देखकर रिम इरिटेट होकर बोलती है, तुमसे यही उम्मीद थी। और रिम खुद को जोर से खींचकर थप्पड़ मारती है। ये देखकर मीनू शॉक होकर बोलता है, ये तुम कर क्या रही हो रिम? रिम बोलती है, अब ठीक है मीनू, अब से इस तरह से मिलना बंद करते हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम एक वॉशरूम में होती है और अपने गाल और लिप्स को खींच रही होती है ताकि ऐसा लगे कि किसी ने रिम को बहुत ज्यादा मारा है। आह, आउच। उसे लगता है हम दोनों सेम हैं, बेवकूफ कहीं का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो अपने लैपटॉप को स्क्रॉल कर रही होती है और सोई को मरांग से रिलेटेड एक आर्टिकल मिल जाता है और सोई उसे पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा होता है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि मरांग एक टॉप एंटरटेनमेंट कंपनी है, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मरांग की मैनेजमेंट एबिलिटी उसकी रेपुटेशन के हिसाब से काफी कम है। अगर सिंडी द ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस किसी और कंपनी ने पब्लिश की होती तो शायद वो अभी तक इतनी पॉपुलर नहीं होती। पोस्ट में आगे लिखा होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मरांग की ऐसी बेकार मैनेजमेंट एबिलिटी का कारण ये बुक ही है। मैं बताता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। पॉइंट नंबर 1, द ब्लैक एक 2 लड़कों का बॉय ग्रुप था जो कि सिंडी द ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस के दोनों मेन लीड से इंस्पायर्ड था। उस समय ये ग्रुप बहुत फेमस हुआ करता था अपने मेंबर्स की वजह से, पर लोगों को उनका अजीब सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस ग्रुप के मेंबर्स का नाम एड और ग्रे था, जो कि सिंडी के एडवर्ड और ग्रे से इंस्पायर्ड थे। पॉइंट नंबर 2, सिंडी एक फीमेल सोलोइस्ट ने जल्दी डेब्यू किया था जिसका स्टेज नेम था सिंडी। हालांकि सिंडी के टाइम कंपनी ने ये खुलकर नहीं बताया कि सिंडी का कॉन्सेप्ट भी ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस से लिया गया है, क्योंकि द ब्लैक के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। सब लोग जानते थे कि सिंडी एक्चुअली में ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस की सिंडी से इंस्पायर्ड है। पर क्या मेरे पास इसका कोई प्रूफ है? हाँ, बिल्कुल है। ये है सोलोइस्ट सिंडी का फर्स्ट डेब्यू का फोटो और ये है ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस की सिंडी का इलस्ट्रेशन 2nd वॉल्यूम से। हा, तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल सेम ही है ना। पॉइंट नंबर 3, द ब्लैक वर। इस टाइम कंपनी ने थोड़ी चालाकी दिखाई और कॉन्सेप्ट को बहुत ही सटल कर दिया, क्योंकि सिंडी के कॉन्सेप्ट को भी बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया था। ब्लैक वर एक 5 मेंबर वाला बॉय बैंड था। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि इस बैंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, तो ये सिंडी से कैसे कनेक्टेड है? तो रुको मैं समझाता हूँ। ब्लैक वर के नाम को केयरफुली देखो। ब्लैक वर, जिसमें कि ब्लैक लिया गया है ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस के पहले शब्द से, यानी कि ब्लैक से, और वर लिया गया है वर्सालिस से। अब हो सकता है कि शायद किसी को लगे कि ये बस एक कोइंसिडेंस था। ओके, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पर तुम इस पर क्या कहोगे? ब्लैक वर के मेंबर्स के नाम ये थे, एस, डीन, डेनवर, ह्यू और वुडी, जो कि असल में सिंडी के घोड़ों के नाम थे। सीरियसली, बेचारे ब्लैक वर, आखिर बेचारों ने किया क्या था?
जो उन्हें घोड़ों का नाम दे दिया गया। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के सोई शॉक हो जाती है और सरप्राइज होकर बोलती है, वाओ, सीरियसली वाओ, ऐसा सच में लग रहा है जैसे मरांग का सीईओ इन सब में इन्वॉल्व हो। लगता है गलती से मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गई हूँ। तभी सोई थोड़ा और स्क्रॉल करती है और आगे की पोस्ट पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है, और आखिरी पॉइंट, जल्द ही मरांग में एक सोलो आर्टिस्ट डेब्यू करने वाला है जिसका नाम होगा जॉर्ज। हो सकता है काफी लोगों को एक रश जजमेंट लगे क्योंकि अभी तक कोई टीजर वीजर नहीं आया है, लेकिन सिंडी द ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस में सिंडी के बेटे का नाम जॉर्ज था। अगर सच बताऊं तो मैं ये सब इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक फैन हूँ। मैं जॉर्ज का फैन हूँ जो कि एक आइडल ट्रेनी है। मैं मरांग के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे बस बुरा लग रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि जॉर्ज के लिए भी एक अजीब सा कॉन्सेप्ट चुना जाए ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस में से। मैं इसी उम्मीद में यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ कि लोग सीईओ को अच्छे से सुनाएं और कॉन्सेप्ट को बदल दें। खैर, जॉर्ज इस डेट को डेब्यू करने वाला है, प्लीज उसे सपोर्ट करना। इसके बाद हमें एक और आर्टिकल दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, जल्द ही जॉर्ज डेब्यू करने वाला है, द बॉय हु हैड टू डिसअपियर। ये देखकर सोई शॉक हो जाती है और बोलती है, द बॉय हु हैड टू डिसअपियर, जॉर्ज। तभी सोई को कुछ रियलाइज होता है और इसके बाद हमें कुछ वीक्स पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बार सोई के एक फैन ने सोई से पूछा था, ईसो, ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस के कौन से कैरेक्टर के लिए तुम सबसे ज्यादा सॉफ्ट हो? बट ये फैन एक्चुअल में मरांग का सीईओ होता है, यानी यूजर फॉलफॉन 88। ये क्वेश्चन पढ़ के सोई मन में बोलती है, ये बहुत अच्छा सवाल है, और सोई एक्साइटेड होकर यूजर फॉलफॉन 88 को रिप्लाई करने लगती है। सोई के रिप्लाई में लिखा होता है, मैं शायद सबसे ज्यादा सॉफ्ट जॉर्ज के लिए हूँ। एक्चुअली जॉर्ज वो कैरेक्टर है जो बिकमिंग द ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस के वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि वो एडवर्ड और सिंडी का बेटा है, जबकि बिकमिंग द ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस सिंडी और ग्रे की कहानी है। जॉर्ज को छोड़कर बिकमिंग द ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस में ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस के सभी कैरेक्टर हैं, और इस तरह से जॉर्ज इज अ चाइल्ड दैट हैड टू डिसअपियर इन द ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस। वैसे मैं खुद ऑथर हूँ इस नॉवल की, पर इसी के साथ मैं इस नॉवल की बहुत बड़ी फैन भी हूँ, और इसीलिए मुझे जॉर्ज के लिए बुरा भी लगता है क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसने जॉर्ज की एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया, पर मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। हाँ, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा रिप्लाई कर दिया? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई ऐसे ही एक दिन अपना ब्लॉग ओपन करती है और सोई अपने रीडर्स के कमेंट चेक करने लगती है। इसके बाद हमें यूजर फॉलफॉन 88 का रिप्लाई दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, वो जॉर्ज, मैं कभी गेस ही नहीं कर पाता, कराएंगे मोची। अब मुझे लगता है कि मेरे दिल में भी जॉर्ज के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट बन गया है। फॉलफॉन 88 का इतना एक्सप्रेसिव रिप्लाई देखकर सोई स्माइल करने लगती है। ये लोग कितने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। मैं भी सेम ऐसे ही फील करती हूँ तुम लोगों के रिप्लाई पढ़ के। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी गाइस। एनीवेज, इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ सोई फॉलफॉन 88 के कमेंट को याद करते हुए मन में बोल रही होती है, एक मिनट, क्या मैंने पहले इस तरह की एक्सप्रेसिव टाइपिंग और ये वाले इमोजी किसी को यूज करते देखा है क्या? एंड सोई को धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगता है कि जेली पॉप वाला पर्सन और फॉलफॉन 88 दोनों ही सेम पर्सन है, यानी कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मरांग का सीईओ ही है। हाँ, दोनों के मैसेज करने का तरीका बहुत ज्यादा सेम है। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? अगर यूजर फॉलफॉन 88 जो कि मेरी नॉवल का डाई हार्ट फैन है वो सीईओ निकला तो मैं इसे यूज कर सकती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें सीईओ का रूम दिखाया जाता है। तभी सीईओ के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आती है जो कि होती है सोई की नॉवल की। ईसो बिकमिंग द ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस का फाइनल चैप्टर पब्लिश हो चुका है।